हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी एईडीयू सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत हम लोग आज देखेंगे जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो किसी न किसी एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं और एईडीयू एग्जाम में वो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत। तो चलिए देखते हैं जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के आर्यकरण शब्द का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत व भारतीय सांस्कृतिक राजनीतिक प्रभाव का प्रसार। इसका मतलब यह है कि देखिए साउथ ईस्ट एशिया, यानी अगर हम लोग भारत को देखें तो यहाँ नीचे में जो एरिया है उसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आर्यनाइजेशन वर्ड का यहाँ मतलब पूछा जा रहा है। अगर बाकी ऑप्शंस को हम लोग देखें तो पहला है वैदिक जनजातियों का प्रवासन, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बड़े पैमाने पर कोई प्रवासन नहीं हुआ था। अगर हम लोग तीसरा ऑप्शन को देखें तो जबरन धर्मांतरण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और अगर चौथा ऑप्शन को देखें तो मौर्य शासन उस समय तक नहीं पहुंचा था, मतलब मौर्य शासन का विस्तार साउथ ईस्ट एशिया तक नहीं हुआ था। इसीलिए ये बाकी और तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। सिर्फ ये ऑप्शन सही है, आर्यनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया के अकॉर्डिंग क्या था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गुप्तकालीन कौन सा ग्रंथ लौह एवं स्टील यानी आयरन ऑन स्टील मेटालर्जी का सबसे प्राचीन विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रसरत्नाकर। तो यह गुप्त काल का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है रसरत्नाकर, जो कि धातु कर्म यानी कि मेटालर्जी और केमिकल यानी रसायन का विस्तृत ग्रंथ है। उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है इसी ग्रंथ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विच माउंटेन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू, यानी कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र है जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिब्बतियन प्लेट्यू यानी तिब्बतीय पठार। देखिए बाकी ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो पैटागोनियन पठार एक तरीके का ज्वालामुखीय पठार है। अगर दूसरा ऑप्शन देखें कोलोराडो पठार, तो ये अपलिफ्टेड प्लेट्यू है, मतलब कि ये उठा हुआ प्लेट्यू है लेकिन इंटर माउंटेन नहीं है। अगर हम लोग तिब्बतियन प्लेट्यू की बात करें तो ये देखिए ऐसा पठार है जो हिमालय, कुनलून और काराकोरम पर्वतों से ये घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी अधिकता से होता है। मतलब क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि अगर झील में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसके कारण यूट्रोफिकेशन जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रेट हो गया या फिर फॉस्फेट हो गया। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो देखिए पोषक तत्व की अधिकता, मतलब ये चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाती है जैसे नाइट्रोजन हो गया या फिर फॉस्फोरस हो गया, उसके कारण शैवाल और जो पौधे होते हैं उनकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है झीलों में। तो झीलों में कई बार आपने देखा होगा कि चारों तरफ बहुत ज्यादा शैवाल और कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं। तो ये यूट्रोफिकेशन के कारण ही होता है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट हो गई। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो यूट्रोफिकेशन कम होता है। अगर सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी नमकीन हो जाता है, यूट्रोफिकेशन की स्थिति नहीं होती। और हेवी मेटल्स अगर जाते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन ये दूसरा प्रभाव डालता है। ये भी एक तरीके का पोल्यूशन ही है यूट्रोफिकेशन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की संख्या, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए ये मंदिर वास्तुकला का जो टाइप होता है, नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, ये सब टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्र शिखर, यानी कि कर्विलिनियर शिखर होता है। शिखर मतलब टॉप होता है, तो कर्विलिनियर कहने का मतलब कि वो थोड़ा सा कर्व्ड रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बाकी स्टाइल की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल जो है इसका शेप पिरामिड टाइप से होता है। वुडन सुपर स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये हिमालयन वुडन टेम्पल में दिखता है। हिमालयन साइड में अगर हमें कोई लकड़ी का मंदिर दिखता है तो उसमें ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और केव बेस्ड सैंक्टम यानी गुफा आधारित गर्भगृह, तो ये हमें रॉक कट ट्रेडिशन में दिखता है, जहां पत्थरों को काटकर कोई मंदिर बनाया गया है, तो वहां पे ये चीज हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर नागर स्टाइल की बात करें, उसका जो फीचर होता है, उसका शिखर यानी टॉप जो होता है वो कर्विलिनियर होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तो ये जो सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम और
स्थायी बंदोबस्त ये एक तरीके का भू राजस्व प्रणाली थी जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो यहाँ क्वेश्चन रैयतवाड़ी सिस्टम से है कि वो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली क्या था, उसकी क्या विशेषता थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ब्रिटिश भारत की ये एक भू राजस्व प्रणाली थी, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, जिसे किसने लागू किया था, थॉमस मुनरो ने, जिसमें रैयत किनको बोला जाता है, किसान को, उनको सीधे सरकार के साथ समझौता करके भूमि का मालिक उन्हीं को माना जाता था और वह सीधे सरकार को लगान चुकाते थे। पहले क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में उसमें जमींदार को लगान देना पड़ता था और जमींदार फिर सरकार को देती थी। लेकिन यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट क्या हो गया कि जो किसान है यानी रैयत है वो डायरेक्ट सरकार को लगान पेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा में सीटों के वितरण का उल्लेख किस अनुसूची में है, यानी किस शेड्यूल में मेंशन है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th शेड्यूल, यानी कि 4थी अनुसूची में। बाकी ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें, पहली अनुसूची में क्या मेंशन है, तो स्टेट्स और यूटीज के बारे में। अगर हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के शक्तियों का वर्णन है, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, यानी कि समवर्ती सूची। अगर हम लोग 9th शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मानव पूंजी निर्माण यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मापने हेतु कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो हम लोग किस सूचकांक के तहत मापते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और सबसे लास्ट में है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट यानी विकास को नापता है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम लेवल किसी एक देश का। अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देखें तो इसमें क्या क्या चीज देखा जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखा जाता है हेल्थ, एजुकेशन का क्या आउटकम है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करती है, इनोवेशन देखती है विश्व स्तर पर। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका मतलब होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये गरीबी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है, जो महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उनके राइज का मेन कारण क्या है, उनके उदय का मेन कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह उपकरणों का उपयोग। देखिए अगर हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़े थे तो उसमें उत्तर वैदिक काल में आपने देखा था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था, उस समय लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे की खोज से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल के रूप में उभरा था और बहुत सारे चीजों को वो रिप्लेस कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे क्षेत्र जो है वह विस्तार होते गया और महाजनपदों का विकास हुआ था। इसीलिए यूज ऑफ आयरन टूल्स जो है वह महाजनपद के राइज का बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसदीय सर्वोच्चता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बजाय पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 13। हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट का मेंशन है आर्टिकल 12 से 35, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तो ये देखिए आर्टिकल 13 में ही मेंशन है संवैधानिक सर्वोच्चता के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बारे में, कि अगर कोई कानून बनाया गया है और वह फंडामेंटल राइट को वॉइड कर रहा है, मतलब उसके साथ ये टकराव हो रहा है, तो उस समय वो कानून जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हॉर्स लैटिट्यूड की विशेषता क्या है। तो पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड होता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काम सबसाइडिंग एयर, यानी कि शांत अवरोही वायु। तो हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली ज्योग्राफी का एक टर्म है। ये ऐसे लैटिट्यूड ये सब होता है। तो ये देखिए इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और इसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो भी एरिया होता है उसको हम लोग, ऐसे लैटिट्यूड्स जो होते हैं उसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे मौसम की कुछ विशेषता होती है, सनी स्काइज होता है, काम विंड्स होता है और बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन अगर बाकी एरिया को अगर हम लोग देखें हाई रेनफॉल, तो हाई रेनफॉल हमेशा इक्वेटोरियल रीजन के पास होगा, यानी कि इस एरिया के पास होगा। अगर हम लोग ये ऑप्शन सी को देखें, यानी कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, तो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन मिड लैटिट्यूड में होगा। मिड लैटिट्यूड मतलब कि ये पूरा एरिया में होगा। अगर हम लोग ये देखें परसिस्टेंट लो प्रेशर, यानी कि स्थायी निम्न दाब,
तो ये ITCZ हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्या होता है। उस लैटिट्यूड क्षेत्र में यह परिस्थिति हमें देखने को मिलती है परसिस्टेंट लो प्रेशर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये इकोनॉमिक्स से है। क्राउडिंग आउट प्रभाव यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें सरकारी उधारी निजी निवेश को कम कर देती है। अब ये कैसे कम कर देती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है, सरकारी उधारी बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ती है और निजी निवेश घटता है। सरकारी उधारी कहने का मतलब कि सरकार बैंकों से उधार लेना शुरू कर देती है और वह इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस समय कम हो जाता है। जब सरकार किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी तो फिर प्राइवेट पीछे हट जाएगी। इसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किसे नियंत्रित करता है और किसे टारगेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ओजोन नाशक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, कब साइन किया गया था? सितंबर 16, 1987 को यह साइन किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में वियना कन्वेंशन के तहत। लेकिन यह फोर्स में कब आया था, काम करना कब शुरू किया था? तो 1 जनवरी 1979 से, यानी 1989 से यह फोर्स में आया था, एक्शन में आया था। ये बेसिकली देखिए साइन किया गया था कि खत्म करने के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सप्त स्वर का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद में। तो हमने वैदिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद बेसिकली क्या है, ये मंत्र गान का वेद है और भारतीय संगीत का आधार भी यहीं से बना है। जो 7 सुर हम लोग सुनते हैं सारे गामा, वो यहीं से जनरेट हुआ है। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में भजन है, स्वर सिद्धांत इसमें नहीं है, यानी कि म्यूजिकल स्केल्स इसमें नहीं है, सिर्फ हाइम्स है। अगला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से है, मूल संरचना सिद्धांत किस शक्ति को सीमित करता है? तो ये हम लोग पढ़े थे बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था वह किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो मूल संरचना सिद्धांत है ये किसकी शक्ति को सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद की संशोधन शक्ति को। इसके तहत ये कहा गया है कि कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ जो चीजें हैं संविधान में, वह मूल ढांचा के अंतर्गत आती हैं और उनको कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करते हुए मूल तत्व नहीं बदली जा सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, टेथिस सागर किन 2 भूभागों को अलग करता है? कोई 2 रीजन है, उसको अलग करने के लिए टेथिस सी है, तो कौन सा ऐसा 2 भूभाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया और यूरेशिया को अलग करता है टेथिस सी। अगर हम लोग अफ्रीका और यूरेशिया की बात करें तो ये देखिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और इनको भूमध्य सागर अलग करती है। लेकिन अगर इंडिया और यूरेशिया की बात की जाए तो उसको टेथिस सी ही अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डोलड्रम किस अक्षांश पर पाए जाते हैं, यानी किस लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ लैटिट्यूड पे। तो देखिए ये ग्लोब है, ये इक्वेटर हो गया बीच में, इधर हो गया आपका लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये डोलड्रम बेसिकली इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के ही रीजन में होता है। ये एक तरीके का बेल्ट होता है जहाँ पे कुछ मौसम के प्रकार होते हैं, वहाँ जो हवा है वो कमजोर होती है और इधर हवा कमजोर नहीं होती है, बल्कि वो मतलब इस प्रकार की होती है कि विंड कभी यहाँ रहे, कभी इधर तेज हो जाती है, कभी यहाँ कमजोर हो जाती है। लो प्रेशर होता है, बहुत ही ज्यादा बारिश और थंडर स्टॉर्म होता है जहाँ पे नाविकों को नाव चलाने में दिक्कत पहुंचाती है। तो बेसिकली डोलड्रम उसी एरिया में होता है। इस तरीके के भी सवाल जो हैं एग्जाम में आते हैं कि डोलड्रम किस अक्षांश पर पाए जाते हैं। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सूचक किसी राष्ट्र की आय असमानता को दर्शाता है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी को कौन सा इंडिकेटर सबसे बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है एक नेशन में? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट एक तरीके का देखिए सूचकांक है जिसके तहत क्या होता है, किसी असमानता को, बेसिकली ये आय असमानता को ही दिखाने के लिए, इसमें 2 वैल्यूज होते हैं। अगर 0 है इसका मतलब इनकम जो है सभी का एक समान है, अगर 1 है तो मतलब इनकम जो है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी दिखा रहा है। बाकी ऑप्शंस भी होते हैं, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता है, बल्कि ये महंगाई को, इन्फ्लेशन को दिखाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट ये किसी और फैक्टर को दिखलाता है। फॉरेक्स रिजर्व जो है ये बेसिकली हमारा रिजर्व स्थिति को दिखाता है कि हमारा जो देश की कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो कैसी है। ये देखिए आरबीआई के पास होता है फॉरेक्स रिजर्व,
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे दर्शाता है। तो यहाँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में ही उसका डेफिनेशन ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊपर जाते हुए विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स अप इन द फूड चेन। अप इन द फूड चेन कहने का मतलब कि देखिए फूड चेन अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ये ऊपर के लेवल तक जाते रहता है। नीचे के लेवल में अगर कोई भी फूड चेन के नीचे के लेवल में अगर टॉक्सिन है तो धीरे 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 करके ये ऊपर के लेवल तक ही जाएगा। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अजंता की चित्रकला मुख्यतः किस काल से संबंधित है। तो अजंता पेंटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस पीरियड को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त वाकाटक काल में चित्रकला का यह स्वर्ण काल माना जाता है। तो अजंता पेंटिंग्स उसी समय उभरी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुई थी उसकी प्रमुख उपलब्धि क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त निर्वाचन मंडलों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें। इस समय एक और चीज बोला जाता है पूना पैक्ट को, गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है पूना पैक्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्टैगफ्लेशन किसे दर्शाता है। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में एक परिस्थिति को दर्शाता है स्टैगफ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, उसी तरीके से स्टैगफ्लेशन भी एक वर्ड है। तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, जिसमें बेसिकली क्या होता है, कैसी कंडीशन डेवलप करती है कि प्राइसेस जो हैं गुड्स और सर्विसेज के वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी, और जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। उसी स्थिति को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन है लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ, तो ये देखिए पूरी तरीके से मैच नहीं करता, इसलिए ये सब ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। स्टैगफ्लेशन में ये ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा रहता है, मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, उसके कारण बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संघीय प्रणाली की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि इंडियन फेडरल सिस्टम की यह फीचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वैध नागरिकता, यानी कि डुअल सिटीजनशिप्स। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान जो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर है। तो डुअल सिटीजनशिप जो है हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है जो कि यूके लंदन से लिया गया है। लेकिन डुअल सिटीजनशिप अगर हमें देखने को मिलता है तो यूएसए में, यहाँ हमारे देश में नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारतीय समाज में अनुलोम किसे कहा गया है। तो अनुलोम एक तरीके का सिस्टम था, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वो एक ऐसी प्रथा थी जिसमें उच्च जाति पुरुष होते थे और निम्न जाति महिला का विवाह होता था। ये अनुलोम हो गया। बाकी ऑप्शंस भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ऑप्शन सी को देखें जिसमें लोअर कास्ट मेल होते थे और हायर कास्ट फीमेल, तो इसको बोला जाता था प्रतिलोम। और अगर ऑप्शन ए को देखें कि समान जाति में विवाह, तो उसको बोला जाता था सवर्ण विवाह। और सबसे लास्ट में अगर ये देखा जाए मैरिज बिटवीन कजन्स, तो ये फॉरबिडन था, प्रतिबंधित था, आज भी ये प्रतिबंधित ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक जीव भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि बायोजोग्राफिकल रीजन है भारत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज एक विशिष्ट जीव भौगोलिक क्षेत्र है। बाकी अगर हम लोग देखें ये ऑप्शन ए और बी, तो ये भू आकृतिक क्षेत्र है, जीव भौगोलिक नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें वेस्टर्न घाट, तो ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, लेकिन यहाँ बायोजोग्राफिकल रीजन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी जीव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, तो वो सिर्फ ट्रांस हिमालयाज ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग एक ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वह संवैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त प्रस्ताव 1940 का मुख्य प्रस्ताव क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेटस और विस्तारित वायसराय की कार्यकारी परिषद। ये अगस्त ऑफर की मुख्य प्रस्ताव थी। बाकी ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें अगस्त ऑफर में, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई वादा नहीं किया गया था अगस्त ऑफर में। अगर पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, भारत का विभाजन, तो इसका भी कोई उल्लेख नहीं है।
और ये देखें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, तो ये पहले से ही था। अगस्त प्रस्ताव में ये कुछ नया नहीं था। अगस्त प्रस्ताव में बस यही था कि डोमिनियन स्टेटस उसको मिलना चाहिए और विस्तारित वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है और अल्पसंख्यक वीटो, ये सब कुछ उसी में मेंशन था अगस्त प्रस्ताव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? काफी ये फेमस बुक थी, बचपन में हम सभी ने ये पढ़ा। ये पूछा जा रहा है कि किस भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था। हम लोगों ने तो हिंदी में पढ़ा था या फिर इंग्लिश में, लेकिन ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत में। देखिए ये विष्णु शर्मा जी की एक संस्कृत रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इस गुप्त शासक ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किस गुप्ता रूलर ने इशू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त टू। इनको विक्रमादित्य नाम से भी बोला जाता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की किस पर निर्भरता कम करने हेतु बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। देखिए ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये 4 जनवरी 2023 को यूनियन कैबिनेट द्वारा लागू किया गया था, क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उस चीज को ये कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया गया था। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। अब बहुत जल्दी जनरल साइंस का मॉक टेस्ट 3 अपलोड हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।